नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संदीप नागवंशी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण सेशन में, जहां पे आज हम लोग देखने वाले हैं बाल मनोविज्ञान को टॉप क्वेश्चंस, जहां से आपको क्वेश्चन पूछने ही है के माध्यम से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सबको लाने का प्रयास किया हूँ। तो तैयार हो जाइए फटाफट के अंदाज में, बिना समय गंवाए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय में। आपको पता होगा कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली जाती है। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का स्वतंत्र विभाग बोला है। क्वेश्चन को आपको समझना है, स्वतंत्र विभाग। ठीक है, इसके पहले आप देखेंगे तो भारत में मनोविज्ञान का प्रारंभ 1915 में होता है। कन्फ्यूज नहीं होना, 1915 में होता है, लेकिन कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग के अंतर्गत होता है। क्या कहा मैंने? दर्शन शास्त्र विभाग के अंतर्गत। तो उसके लिए अलग से विभाग बनाया जाता है, वो 1916 होता है। फिर कह रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, 1915 में है ना विभाग बनता है दर्शन शास्त्र विभाग के अंतर्गत। 1916 में इसके लिए स्वतंत्र प्रभाग मतलब विभाग बनाया जाता है। ठीक बात है, इसको आपको ध्यान में रखना। और प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला भी आपको याद रखना है 1915 ही है। तो 1915 में दो चीज़ आपको याद रखना है, दर्शन शास्त्र विभाग के अंतर्गत कलकत्ता विश्वविद्यालय में इसका विभाग बनाया जाता है, उसके अंतर्गत बन रहा है। प्रथम प्रयोगशाला भी वहाँ पर स्थापित होती है और 1916 में जाते उसको हम लोग अलग विभाग के रूप में विकसित करते हैं। ठीक बात है। मनोविज्ञान विभाग का प्रथम विभागाध्यक्ष कौन बने? यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसको मैं आपको लास्ट में इसका कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन को जाते नहीं तो यहीं पे लेट हो जाएगा, लास्ट में इसको बताऊंगा। दो चीज़ में कन्फ्यूजन होता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब एन सेनगुप्ता के साथ जाना, सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एन सेनगुप्ता का अहम योगदान होता है भारत में मनोविज्ञान के, है ना, इसको विकास करने के लिए। इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी कब बना, इसकी स्थापना कब हुई है, इसको आपको देखना है। तो 1922 होना चाहिए। ठीक है, 1922 में हुई है। अच्छा, इसके जनक आपको बताना है। ठीक है, कब बना हो गया है, तो इसको याद रखना है, जीएस बॉस। ठीक है, यहीं पे एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा या फिर अगला क्वेश्चन आपका ये है, आपका क्वेश्चन है यहाँ पे इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बोले, दोनों टर्म को समझना। फिर कह रहा हूँ, इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जब आए, इसके लिए 1924 आपको याद रखना है। क्या 1924-25 होता है? कहीं कहीं आपको 25 देखने को मिल सकता है, लेकिन 1924 है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आज का हो जाएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय अनुप्रयुक्त, मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय में अब इसके विभाग बन रहे हैं, उसमें अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, प्रयोगशाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, प्रयोगशाला की स्थापना बोला था, लेकिन अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की शाखा, इसकी शाखा कब खुलती है? ठीक, ये 1938 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाना, इसमें बहुत योगदान होता है एन सेनगुप्ता का। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये तो रहे स्वतंत्रता के पूर्व की बात। मैं यहीं पे दो चीज़ बताता हूँ, स्वतंत्रता के बाद मैसूर विश्वविद्यालय और आपके पटना विश्वविद्यालय, कैसी भी लिख रहा हूँ ना, सुन लीजिए। ठीक है, ये दोनों में भी मनोविज्ञान का जो अध्यापन है और अनुसंधान ये प्रारंभ होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। और पढ़ाने जाओ तो इसमें और बहुत कुछ है, बट आपके पास टाइम कम है। साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस का लेखक कौन है? एक्चुअल में आपको भारत में मनोविज्ञान के इतिहास को जानना है कि किस प्रकार से इसके क्रमिक विकास हुआ है, तो ये चीज़ आप इस बुक में पा सकते हो। इसके जो रचयिता हैं, बहुत बार पूछा जाता है, डी सिन्हा, ये दुर्गानंद सिन्हा होगा इनका जो फुल फॉर्म है। ठीक है, दुर्गानंद सिन्हा, तो याद रखना डी सिन्हा इसके है ना लेखक हैं, जो कि साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस ये बुक है। ठीक है, जहाँ से हम लोग ये जानते हैं कि भारत में इतिहास किस प्रकार से इसका रहा है मनोविज्ञान का। निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक लक्ष्य नहीं है? मनोवैज्ञानिक लक्ष्य आप देखेंगे तो मापन एवं वर्णन आता है, पूर्व अनुमान एवं नियंत्रण होता है, व्याख्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा। मूल्यांकन एवं संक्रिया ये नहीं होती, ये दूसरे एक विधि के तहत होता है, मैंने आपको क्लास में बताया था जब मैंने क्लास लिया था। ठीक, अब इसके भी एक्सप्लेनेशन हो सकती है, बट वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधे आपको बता रहा हूँ क्या क्या आपने पढ़ा है, जो क्वेश्चन की तरफ पूछे जा सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना, उसको आपको समझते जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार बताऊँ, क्योंकि उलझना मत, इसके लक्ष्य एक बार रीड मार लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस ये बुक देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना। अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, इसकी ईयर आपको याद रखना है, इसका योगदान एन सेनगुप्ता मैंने कहा है। इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, और इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और अध्यक्ष के बारे में बताऊँगी, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। आगे मैं चलता हूँ, अगला आपका क्वेश्चन है, हालांकि एक्सप्लेन करके बहुत सारे यहाँ पे बनाए जाते हैं क्वेश्चन, बट मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिया है। मनोविज्ञान की शाखाएं हैं, इसको याद मत रखो, मनोविज्ञान का भी सभी तरफ शाखाएं इसकी स्थापित हो चुकी है। ठीक, बस याद रखना है, पढ़ोगे तो ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान है, संज्ञानात्मक है, क्रीड़ा है, विकासात्मक है। ठीक बात है, नेक्स्ट में चलता हूँ, जहाँ इंपॉर्टेंट है बताऊँगा, है ना। मनोविज्ञान के अध्ययन की विधि, ये इंपॉर्टेंट है, अंतः दर्शन विधि या फिर अंतर्निरीक्षण विधि इसे कहा जाता है। ये विलियम उंड के द्वारा दिया जाता है और इसके सहयोगी एक होते हैं, प्लस करके टिचनर लिख लेना, इसे टिचनर भी कभी कभी बोला जाता है। ठीक बात है, जिसको आपको ध्यान में रखना है।
अंतः दर्शन विधि के प्रवर्तक आपको बोले ये विलियम उंट होते हैं। इसको समझाने जाऊँ तो खुद के अंदर झांकना होता है, ठीक है, आपके अंदर किस प्रकार से वो हो रही है उसको जानना होता है, अवलोकन करना होता है। चेतन अनुभूति, यहीं पे इसी विधि को हम लोग जब पढ़े तो टिश्नर बताते हैं कि चेतन अनुभूति के 3 तत्व होते हैं। अगर दृष्टि इसमें शामिल नहीं है, टिश्नर बोलते हैं कि संवेदना होता है, भाव होता है, प्रतिमा होता है, ठीक है, टिश्नर का है। अंतः दर्शन विधि के संबंध में सत्य कथन कौन सा, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, ऐसे ही पढ़ सकते हैं इसको। इसमें अपने भीतर की अनुभूतियों का स्वयं निरीक्षण किया जाता है, आपको पूछा जा सकता है, ये लाइन याद रखना। अंतः दर्शन करने वाले व्यक्ति में पूर्वग्रह पक्षपात की भावना नहीं होनी चाहिए। भाई अब अलग अलग चीज़ें ना बोले, है ना, वो पक्षपाती इंसान ना हो। यह विधि पशु पक्षियों छोटे बालकों पागलों पर लागू नहीं होता, ये पूछा जाता है भाई। ये विधि से भाई अंतः दर्शन खुद की वो करना है। बच्चे तो भाई है ना उतना वो नहीं होते हैं, अवेयर नहीं होते, पागल लोग जानते हो। पशु पक्षियों के अंतर, हाँ, उसमें अंतः दर्शन विधि कैसे वो करोगे, तो याद रखना नहीं किया जाता। तो इसका उपयुक्त सभी सही है ना, कैसे भी पूछे ऊपर नीचे करके आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है बहिर्दर्शन विधि। अब अंतः दर्शन को है ना देखेंगे तो वो अंतः दर्शन है, खुद के अंदर झांकना मैंने कहा। दूसरा बहिर्दर्शन विधि, मतलब भाई आप सामने काम कर रहे हो, मैं देख के आपका अवलोकन कर रहा हूँ, समझ रहे हो, तो इसके प्रणेता जी.बी. वाटसन हो जाएंगे, ठीक बात है। नेक्स्ट में चलता हूँ, अगला है आपका वाटसन ने प्रेक्षण के कौन से प्रकार नहीं बताया। एक्चुअल में वो जब थे ना वहाँ पे तो वो प्रेक्षण की विधि बताया, किस प्रकार से हम लोग बहिर्दर्शन विधि के अंतर्गत प्रेक्षण कर सकते हैं। ये ना सहभागी प्रेक्षण बताया, असहभागी बताया, स्वाभाविक बताया, पूछा जाता है। इसमें अस्वाभाविक नहीं बताया, लेकिन इसको एक्सप्लेन करके पूछा जाता है। मैं एक बार बताता हूँ, जैसे कि देखना, सहभागी मतलब आप सामने वाला जो काम कर रहा है, ठीक है, उसके साथ काम करते हुए इसका अवलोकन कर रहे हो। असहभागी मतलब यहाँ पे कोई काम कर रहा है, आप यहाँ पे बैठ कर अवलोकन, एकदम मैं सिंपल शॉर्ट सरल सहज तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई काम कर रहा है, यहाँ पे बैठ कर अवलोकन कर रहे हो, किस प्रकार से कर रहा है। और स्वाभाविक मतलब उसके स्वाभाविक स्थान में जाके करना होता है, पशुओं के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि बंदरों को हमें करना है, तो बंदर जिस स्थान पर रह रहे हैं, जिस प्रकार से उन लोग है ना वो कर रहे हैं, तो उस स्थान में जाके आपको उनका अवलोकन करना होगा। तो ये स्वाभाविक प्रेक्षण कहलाता है, याद रखना है, ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्न में से किस विधि में किस व्यक्ति के रोगात्मक लक्षण या कोई मुजरिम या कोई अपराधी बालक के अध्ययन हेतु व्यक्ति की घटनाओं का एक इतिहास तैयार किया जाता है। इसे इतिहास विधि का कहते हैं, याद रखना। लेकिन इसका दूसरा नाम है केस स्टडी विधि, जो कि टाइडमैन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। मतलब कोई बालक पागल है तो है क्यों, अपराधी है तो है क्यों, उसके रिश्तेदारों को बुलाया जाएगा, उसका इतिहास देखा जाएगा कि इसका इतिहास किस प्रकार से रहा है, ठीक है। तो उसके जन्म से पूर्व की भी इतिहास यहाँ पे देखा जाता है, अपराधी बालक हुआ क्यों, ऐसे करके एक निदान तक पहुँचा जाता है, आपको याद रखना है। ऐसे मनोविज्ञान शब्द का या फिर ये शब्द बना कैसे है, साइके प्लस लोगस से आपको याद रखना है। इसको इसलिए रखा है क्योंकि कभी कभी आपको पूछ दिया जाता है। साइके का अर्थ होता है ना आत्मा, लोगस का अध्ययन होता है। इस प्रकार प्रारंभिक तौर पे ये हमारे पास आत्मा के विज्ञान के तौर पे आता है मनोविज्ञान। ये जैसे जैसे समय बदलेगा और इसकी परिभाषा बदलती जाएगी। प्रारंभ में मनोविज्ञान किस विषय के रूप में सामने आया है, तो आपको याद रखना है आत्मा के विज्ञान के विषय के रूप में अपने पास सामने आता है। आत्मा के विज्ञान कहा, फिर आगे चलकर मन के विज्ञान में बदलेगा। यहाँ पे अलग वैज्ञानिक आपको नाम याद, मैं ऐसे याद कराऊंगा, टेंशन मत लेना इसका। चेतना का विज्ञान बदलेगा, फिर व्यवहार के विज्ञान में बदलेगा, ठीक बात है। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान की सबसे उत्तम परिभाषा क्या है। वर्तमान में इसको या फिर सर्वमान्य परिभाषा देखेंगे तो मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में, मानसिक प्रक्रियाओं के विज्ञान के रूप में जाना जाता है, न कि आत्मा, न कि चेतना। अब यहाँ पे सवाल उठता है कुछ, जैसे इसको और करो फिर बताता हूँ। अरस्तु ने मनोविज्ञान को परिभाषित किया है, इसका सही आंसर आत्मा का विज्ञान है। फिर देख लो, फिर कह रहा हूँ आत्मा का विज्ञान है, अरस्तु ने आत्मा का विज्ञान कहा है, फिर से कह रहा हूँ आत्मा का विज्ञान का है। यहाँ से आना, मनोविज्ञान को अब आत्मा के विज्ञान के रूप में किसने कहा है, इसको मैं आप डायरेक्ट बताता हूँ, फिर इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। इसका आंसर तो सभी हो जाएगा। याद कैसे करेंगे, आत्मा से आप यू अड़े, मैंने गूगल किया, ये चीज़ मेरे को मिल गया। आपके लिए जो ट्रिक है ये गूगल में डला हुआ है। तो आत्मा से आप यू अड़े, ठीक। आत्मा का मतलब होता है, इन्होंने आत्मा का विज्ञान कहा है, आप से याद रख लेना अरस्तु, प्लेटो, आ और पा, इसको तोड़ेंगे तो यू छोड़ना, आ छोड़ना, और यहाँ पे अड़े, अड़े से आप डेकार्ड कर लेना, जो कि लास्ट में डे है, या फिर डे पढ़ लेना उसको, ठीक। तो आत्मा से आप यू अड़े, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ड, याद आ जाएगा। नेक्स्ट है मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा, इसका भी सही आंसर हो जाएगा सभी। अब आपको यहाँ पे एक बार प्लग की बाई मस्ती में, ये आपने ट्रिक है, यहाँ से देखना, प्लग की बाई मस्ती में, इसका मतलब यह है कि मस्ती का मतलब इन्होंने मस्तिष्क का विज्ञान कहा। प्लग से दो चीज़ निकल जाएगा, पोम्पोनाजी और लक से लॉक, पास से पोम्पोनाजी और लक से लॉक। बर्कली को आप बाई से कर लेना, बर्कली की बाई, ठीक, प्लग की बाई बर्कली, ठीक है, इसको आप ऐसे ध्यान रखना। तो ये आपको क्या याद हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट में चलो, एक मेरे को यहाँ पे बताओ, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने नहीं कहा, ये आपके लिए प्रैक्टिस भी है और यहाँ बताऊँगा भी किसने किसने कहा। तो इसको याद रखना, प्लेटो ने तो नहीं कहा, हमने अभी अभी देखा ना अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट, देखा है अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट। यहाँ पे आप एक बार आ जाओ जरा, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट, इसने क्या कहा, आत्मा का विज्ञान का है।
तो ये तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, इसने नहीं कहा है। इसका मतलब ये है कि विलियम ने कहा है, जेम्स सली ने कहा है, विलियम जेम्स ने कहा है, उंट जेम्स सली। तो चेतना को विलियम ने सजवाई, ये आपका एक ट्रिक होनी चाहिए। ठीक, अब चेतना से आपको याद आ जाएगा कि चेतना का विज्ञान का है विलियम, विलियम उंट, विलियम जेम्स, ये 2 वैज्ञानिक याद आ जाएंगे विलियम से ही बस। ठीक है, सजवाई से 2 चीज़ और याद रखना, सजवाई सा से तो आपका सल्ली हो जाएगा, वाई से वाइव्स कर लेना, एक वाइव्स करके एक और है ना मनोवैज्ञानिक है। तो इन मनोवैज्ञानिकों का नाम आपको इस ट्रिक से याद रखना है। ठीक है, अब क्या आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं? प्रैक्टिस कर लोगे आराम से। चलो बताओ, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, किसने कहा है बताइए? तो भैया अरस्तू नहीं कहेंगे, प्लेटो नहीं कहेंगे, डेकार्ट भी हो तो वो भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है? आत्मक विज्ञान। प्लक की बाई मस्ती में, अरे मस्तिष्क विज्ञान वाला है लॉक। ठीक है, प्लक की बाई, अरे वो बस वो पकड़ो उसको, जो ट्रिक बताया हूँ उसको, प्लक की बाई मस्ती में। ठीक, गाना गाते रहो। विलियम उंट नहीं है, अभी मैंने बताया चेतना को विलियम ने सजवाई, तो चेतना तो आ गया। ठीक है, किसने सजवाई? विलियम ने, विलियम उंट। यहाँ विलियम जेम्स भी मेरे को दे दो ऑप्शन में, मैं उड़ा दूंगा, ऐसे ही बोलो आप। ठीक है, वहाँ पे सजवाई था, अरे सल्ली भी दे दो, वाइव्स था, वाइव भी दे दो, तो आपको उड़ा के आना है भाई। ठीक, नेक्स्ट है, वाटसन ने मनोविज्ञान को किस विषय के रूप में परिभाषित किया है? किसने कहा है इस बार? वाटसन ने। तो आपको यहाँ पे अब ध्यान में रखना है, जितने भी आपने देखा है, मन के विज्ञान के बारे में देख लिया, चेतना के विज्ञान के बारे में देख लिया, ठीक है, आत्मक विज्ञान के बारे में देख लिया, व्यवहार के विज्ञान के रूप में इन्होंने परिभाषित किया है वाटसन ने। अब सवाल उठता है कि किसने किसने व्यवहार के है ना रूप में परिभाषित किया, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहने वाले वैज्ञानिक हैं। बहुत कम समय में बहुत अच्छे चीज़ आप सीख रहे हो, है ना, जो आपका ट्रिक भी मिल जा रहा है, क्वेश्चन भी बन जा रहा है। तो स्किनर, वाटसन, मैकडुगल, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ। तो पहला शिवम आप पकड़ोगे ना, शिवम से 3 चीज़ याद आएगा आपको। शिवम से स्किनर कर लेना, ठीक है, मतलब आधा ऐसे वाला कर लेना, आप सी लिखा है मतलब उसको इसकी कर लेना, सी इसकी, शिवम। वा से वाटसन, माँ से मन, हो गया। ठीक है, स्किनर, वाटसन, मन, ये तीनों का नाम याद आ गया। ऊड जैसा, ऊड से वुडवर्थ कर लेना, और 2 नाम आपको रटना पड़ेगा, मैकडुगल और आपका क्रो एंड क्रो। ठीक है, इनको आप रट लेना, ये आपके ये भी खत्म हो जाता है। अगला है आपका मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव विज्ञान एवं मानव संबंधों का विज्ञान है, ये किसने कहा है? अरस्तू ने कहा है क्या? प्लेटो ने कहा है या बर्कली ने कहा है, फिर क्रो एंड क्रो? तो ये आपको याद रखना है, क्रो एंड क्रो ने कहा है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। क्रो एंड क्रो मानव विज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का विज्ञान है। ठीक है, यहाँ पे अरस्तु के लिए मैं बताता हूँ, अगर स्पेसिफिक आपको पूछे, छोड़ो वो तो आत्मक विज्ञान का, उसी से जोड़ के स्पेसिफिक आपको पूछेगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे स्किनर मन व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको भेज दूंगा, क्या ग्रुप में भेज दूंगा, इसको पढ़ लेना, हम लोग प्रैक्टिस ही करते हैं। ठीक है, इसको क्लास जैसे नहीं रखते, एक दिन एग्जाम में क्या क्लास करेंगे। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है, बताइए जी किसने कहा है? मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित एवं शुद्ध विज्ञान, वाटसन के साथ आपको जाना है। अगर मैं स्पेसिफिक ये पूछे तो बोल रहा हूँ, है ना, हालांकि आपको मन का विज्ञान किसने कहा है ना, उससे आपको पहले पढ़ना है, क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर ने क्या कहा है? अब स्किनर के द्वारा कहा जाता है भाई मन व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, अभी भी मैंने आपको कहा था मन व्यवहार और विज्ञान का, है ना, मन व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। कहाँ पे है जी मन व्यवहार और अनुभव का? मैं यहाँ पे खोज ही नहीं पा रहा हूँ, ये लास्ट में आपका मनोविज्ञान मन व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ये सही है आपका। ठीक बात है, नेक्स्ट में चलो, स्किनर याद रहेगा, नेक्स्ट में चलता हूँ। मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के प्रणेता हैं। अब एक एक करके आपको देखना पड़ेगा, इसमें इसका सही आंसर जल्दी जाऊंगा ना इसको, क्योंकि ये तो याद करने वाला है। विलियम उंट मनोविज्ञान के संरचनावाद के आपको याद रखना है, क्या है ये प्रणेता, आपको ध्यान में रखना है। टिचनर के अनुसार मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रमुख विधि कौन सी है? टिचनर क्या कहते हैं भाई? टिचनर और विलियम उंट मैंने कहा अंतर्निरीक्षण विधि से संबंधित है, इसको आपको नहीं भूलना। टिचनर बोले, विलियम उंट बोले, प्रवर्तक में भी टिचनर सामने उसमें आ जाते हैं, साथ में पूछे अलग अलग पूछे तो स्पेशली विलियम उंट मारना। टिचनर है और विलियम उंट नहीं है तो टिचनर आपको मारनी है। टिचनर के अनुसार मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रमुख विधि कौन सी है? कितने बार क्वेश्चन हो गया, ठीक है, अभी भी मैंने कराया। नेक्स्ट चलो, प्रकार्यवाद। ये प्रकार्यवाद भाई इसके बाद उसके लिए आता है ना, इसको काउंटर करने के लिए आता है, जो आप ये देख रहे हो। ठीक है, इसको समझाने नहीं चाहूँगा। विलियम जेम्स कहाँ पे है? विलियम जेम्स, ठीक है, ये 1890 में होता है, एक पुस्तक लिखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, है ना, उसके बाद इसकी स्थापना करते हैं, मतलब उसके माध्यम से करते हैं। औपचारिक संस्थापक भी पूछी जाती है, डेवी इंजिल, ये सब चीज़ हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट वही चीज़ हम लोग देखते हैं। दिए गए कथनों में सत्य कथन की पहचान करें, इसको ना भूलना। 2 चीज़ और बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैंने कहा प्रकार्यवाद, एक मैंने कहा संरचनावाद विलियम उंट, प्रकार्यवाद विलियम जेम्स, याद रहेगा। ठीक है, अरे इसको उससे कर लो ना, विलियम जो आपका ट्रिक बताया था। दिए गए कथनों में सत्य कथन की पहचान करें। कार्यवाद के अनुसार, ये प्रकार्यवाद भी इसको कहते हैं,
मनोविज्ञान का संबंध मानसिक क्रियाओं से है। मनोविज्ञान का संबंध मानसिक क्रियाओं से है। टिचनर के अनुसार मनोविज्ञान अनुभव करने वाले व्यक्तियों का अनुभव का अध्ययन है। ठीक है। संरचनावाद की विषय वस्तु चेतन थी। ये ना एक्चुअल में सभी सत्य है। बताने ये चाह रहा हूँ कि टिचनर और जो विलियम उंट जब अंतर्निरीक्षण विधि दे रहे हैं तो व्यक्ति के अनुभव का अध्ययन रहेगा ना, वो अनुभव का अध्ययन करने वाला होगा, अनुभव करने वाले व्यक्तियों के अनुभव का अध्ययन करने के लिए होगा। ठीक। मनोविज्ञान के व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक कौन है? अब व्यवहारवाद के इसके जनक कौन हो जाएंगे, इसको आपको देखना है। वाटसन का नाम जेबी वाटसन 1913 में करते हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। व्यवहारवाद आपको बोले तो आपको वाटसन का नाम याद रखना है। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगला क्वेश्चन और बनेगा। इसमें ना विधि भी होती है, जैसे वाटसन के द्वारा बहिर्दर्शन विधि दिया गया। ठीक, समझ में आ रहा है? बहिर्दर्शन विधि दिया गया। ठीक है। तो पिछले हमने बताया ना वाटसन उसमें था, तो उनके ये संप्रदाय की हम लोग बात करें, उसके बाद अध्ययन की विधि आता है। तो व्यवहारवाद के जनक भी वाटसन हो जाएंगे, बहिर्दर्शन विधि के जनक भी वाटसन हो जाएंगे। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अगला है, वाटसन ने मनोविज्ञान के अध्ययन की कौन सी विधि नहीं बतलाई है, मतलब उन्होंने इसके बाद विधियां बतलाती हैं। वो कहते हैं परीक्षण होता है, वो कहते हैं अनुबंध होता है, वो कहते हैं परीक्षण होता है। एक उन्होंने शाब्दिक रिपोर्ट भी बतलाया, ये लिखित रिपोर्ट उन्होंने नहीं बताया, याद रखना है आप। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के प्रवर्तक में आपको वर्थिमर, इसे वर्दाइमर भी कहा जाता है, याद रखना है ना। मैक्स वर्थिमर या फिर वर्दाइमर, ये दोनों नाम इसके लिए प्रचलित हैं, ये इसके जनक हो जाते हैं। मनोविश्लेषणवाद, इसको ना एक मनोविश्लेषण कैसे याद करना, जो आपका दिमाग होता है ना, ठीक है, तो मन होता है, दिमाग होता है, दोनों फ्राई हो जाता है जब दिमाग खराब होता है। मतलब नहीं जुड़ा क्या? नहीं जुड़ा तो ऐसे याद कर लो, मतलब फ्राई हो जाता है ना, दिमाग फ्राई हो गया, मेरा मन ऐसे हो गया, तो फ्राइड से आपको याद करा रहा था, नहीं जमाए, देख लेना है ना। ठीक है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ खोली गई थी बताएंगे, ये है ना, ग्लोबली हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, अपने यहाँ तो कोलकाता में आपको पता है, उसके है ना मनोविज्ञान विभाग के अंतर्गत। ये लिप्जिंग आपको याद रखना है, लिप्जिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली जाती है। ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? विलियम उंट के साथ जाना, इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। चलो आज का अब अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? यह वातावरण से प्रभावित नहीं होता। आपको सत्य चुनना है, 3 असत्य है, और इसको मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको इसकी विशेषता पता चल जाए। बुद्धि वातावरण से प्रभावित बिल्कुल होता है, ये तो सही, मतलब है ना, प्रभावित नहीं होता है लिखा है, लेकिन होता है। आपको सत्य चुनना है, ये गलत था। वंशक्रम इसे प्रभावित नहीं कर सकता, ऐसा लिखा है, ये गलत है। ठीक है, वंशक्रम इसे प्रभावित करता है। यहाँ किसी विशिष्ट योग्यता होती है। क्या बुद्धि सिर्फ एक विशिष्ट योग्यता होती है? आप पढ़ाई कर रहे हो, आप खाना नहीं बना सकते, गाड़ी नहीं चला सकते, ठीक है, तो ये सिर्फ विशिष्ट योग्यता होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये भी इसमें गलत हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। यह योग्यताओं का समूह, ये इसका सत्य है, योग्यताओं का समूह होता है, आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अब इसको क्या बोल सकते हो? यह वातावरण से प्रभावित होता है, वंशक्रम से प्रभावित करता है, यह किसी एक विशिष्ट योग्यता नहीं होती। समझ में आ रहा हो? ये योग्यताओं का समूह होता है। ठीक, ये बुद्धि होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक बुद्धि की विशेषता नहीं है? अब यहाँ पे पकड़ो, यह जन्मजात होती है, भाई वंशक्रम प्रभावित करता है, जन्मजात हो गई। यह समायोजन, अधिगम एवं अमूर्त चिंतन की योग्यता है, ये बिल्कुल सही है। यह व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण, भाई किसी उद्देश्यपूर्ण आप काम करते हो, क्यों आए हो यहाँ पे देखने, बताओ, उद्देश्य है ना, तो याद रखना, बुद्धि उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। आपको बुद्धि प्रेरित कर रहा है ना, संदीप स्टडी सेंटर दबा के लाइक ठोकूँ अभी मैं। ठीक है, बुद्धि एक आयामी होती है एवं सभी में बुद्धि एक जैसी होती है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता भाई, आपकी बुद्धि अलग है, दूसरों की बुद्धि अलग है, मतलब बुद्धि की प्रकार अलग अलग होती है ना। इसके पास ये बुद्धि पाई जाती है, इसके पास ये बुद्धि, याद रखना भैया, है ना। तो ये सही आंसर है। बुद्धि नई परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता है, यह कथन किसका है? बर्ट को आपको ध्यान में रखना है। अब सवाल उठता है कि किसने किसने समायोजन की क्षमता कहा है बुद्धि को? इसके लिए याद रखना KBC, KBC पता है कौन बनेगा? हाँ, लेकिन ये यहाँ पे नहीं है, मतलब क्रूज है, क्रूज, बर्ट और C से आपको याद रखना है काल्विन। क्रूज, बर्ट, काल्विन बनेगा करोड़पति। तो क्रूज बनेगा बर्ट, करोड़पति काल्विन। ठीक है, क्रूज बनेगा करोड़पति काल्विन, क्रूज, बर्ट, काल्विन, याद रहेगा। उसके बाद S से स्टन कर लेना, तो ये आप चीज़ आपकी हो जाएगी कि इन्होंने समायोजन की क्षमता कहा है, लेकिन स्पेसिफिक बुद्धि नई परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता है, बोले बर्ट। उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक ढंग से सोचना है आपको, प्रभावशाली ढंग से आपको क्रिया करना है, इसकी क्षमता ही बुद्धि होती है। किसने दिया? सबसे पहले आपको याद रखना, इसका सही आंसर वेस्लर है। इसमें होता क्या है, सर्वप्रथम बुद्धि की शब्द का प्रयोग गाल्टन करते हैं, सर्वप्रथम परिभाषा बोरिंग देते हैं। तो याद कैसे करोगे? बुद्धि को गला दिया, उसके बाद बोरिंग ने बोरिंग परिभाषा, है ना, फिर एक परिभाषा बोरिंग करने वाली आई, उसके बाद व्यापक परिभाषा आता है वेस्लर के द्वारा, तो वेस्लर की परिभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो मैंने बोरिंग के बारे में बताया ना, बोरिंग ने पहले परिभाषा दिया था, लेकिन वो थोड़ा बोरिंग ही था समझ रहे हो, तो व्यापक परिभाषा नहीं था। ठीक
ठीक ठाक नहीं था। बुद्धि को समायोजन की योग्यता के रूप में देखने वाले वैज्ञानिक कौन से? अभी मैंने आपको बताया KBC से आपको याद करना है, KBC और S से। K से क्रूज हो जाएगा, बट में मार दिया मैं, बर से बट हो जाएगा। देखो 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 देखो, C से मैंने क्या कहा था, जल्दी बताओ। करोड़पति कौन है? जी काल्विन है। S से स्टन है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ का तो नाम है यार, सिर्फ 1 और 2। ठीक है, पहला ऑप्शन के साथ आपको जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि सीखने की अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता किसने कहा? क्रूज ने कहा, स्टन ने कहा है। भाई क्रूज स्टन क्यों कहेंगे? ये तो समायोजन वाले हैं भाई। क्रूज और कौन? स्टन क्या वाले हैं? समायोजन वाले हैं। ठीक है, क्यों बोलेंगे? स्पेयरमैन कहेंगे क्या गाल्टन कहेंगे? चलो बताइए, स्पेयरमैन कहेंगे, गाल्टन कहेंगे? नहीं, स्पेयरमैन ये अमूर्त योग्य, ये बोलते हैं अमूर्त चिंतन की योग्यता है बुद्धि। ये बोलते हैं क्या? अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो इसमें बच गया कौन? गाल्टन। आपको याद रखना है गाल्टन, साथ में आपको गाल्टन, बकिंघम, डियरबर्न, मैकडूगल। तो डियर करके याद रखना, डियर बकिंघम। ठीक है, गाल्टन जुड़ नहीं रहा यार, मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डियरबर्न, गाल्टन, बकिंघम आपको याद रखना। मैकडूगल ये कहते हैं कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। तो समायोजन की योग्यता KBC S, सीखने की योग्यता डियरबर्न, डियर बकिंघम, मैकडूगल, गाल्टन, याद आ जाएगा। ठीक, अमूर्त चिंतन किसने कहा है भाई? तो एक तो भैया आपको याद रखना है टर्मन। ठीक है, और ये टर्मन की परिभाषा है जो ऊपर देख रहे हो, बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के संदर्भ में विचार करने की योग्यता है। क्या आपको याद आ जाएगा? टर्मन का। किसका है? टर्मन का है। मैंने बुद्धि वाली क्लास ली है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, वहाँ पे और बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। टर्मन के साथ कौन आएगा? स्पेयरमैन। टर्मन के साथ कौन आएगा? बिने। तो बिने, स्पेयरमैन, टर्मन, ये तीनों ने कहा है कि बुद्धि अमूर्त वस्तुओं या फिर अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ये तीनों का है, लेकिन स्पेसिफिक बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के संदर्भ में विचार करने की योग्यता है, टर्मन का हो जाता है। नेक्स्ट में चलो, समायोजन की क्षमता, मतलब समायोजन की क्षमता है, बुद्धि की सीखने की योग्यता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। सभी वैज्ञानिक नाम आपको याद होनी चाहिए। विनय के अनुसार बुद्धि क्या है? विनय क्या बोलते हैं बुद्धि को? तर्क, निर्णय एवं आत्म आलोचन। तर्क, निर्णय एवं आत्म आलोचन की योग्यता एवं क्षमता है। क्या पहचानने एवं सीखने की योग्यता है? नवीन परिस्थिति एवं समायोजन की क्षमता है। बताएंगे अरे भाई हमने कहा समायोजन में हमने KBC कहा, S कहा, क्या उसमें विनय नाम आया? नहीं आया, एलिमिनेट करो। पहचानने एवं सीखने में क्या हमने विनय कहा? अरे नहीं कहा। क्या कहा? डियरबर्न, बकिंघम, गाल्टन, याद आ रहा है? मैकडूगल। अरे इन्होंने क्या कहा? सीखने कहा। तो तर्क, निर्णय एवं आत्म आलोचन ये हो जाएगा ना इसका सही आंसर, क्योंकि अमूर्त चिंतन से, अमूर्त चिंतन का मतलब क्या ही समझ रहे हो? तर्क करना होता है, निर्णय लेना होता है, आत्म आलोचन करना होता है। दिखता नहीं अमूर्त चीज़ें बुद्धि में हो रही है। समझ में आ गया? ठीक है, तो पहले ऑप्शन के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलो, थार्नडाइक एवं गैरिट ने बुद्धि के कौन से प्रकार नहीं बतलाए? थार्नडाइक और गैरिट ने ये दोनों बुद्धि के प्रकार बतलाते हैं। मूर्त बुद्धि बोलते हैं, अमूर्त बुद्धि बोलते हैं, सामाजिक बुद्धि होते हैं, ऐसे इनके द्वारा बोला जाता है। आर्थिक बुद्धि जैसे इन्होंने कोई चीज़ नहीं कहा है। क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो मशीनी कार्य से जुड़ता है, जैसे इंजीनियर, मैकेनिक, इसमें निम्न में से कौन सी बुद्धि पाई जाती है? मुझे बताएंगे आप। वह व्यक्ति जो मशीनी कार्य से जुड़ता है उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? ठीक है, मूर्त बुद्धि पाई जाती है, अमूर्त बुद्धि पाई जाती है, सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। तो वो मूर्त बुद्धि होती है, क्योंकि वो मूर्त मशीनी कार्य से जुड़ रहा है। सामने जो पढ़ा है उसको वो करेंगे। एक डॉक्टर होता है, एक मैकेनिक होता है, इंजीनियर होता है, जो चीज़ पढ़ा है उसी से काम करे। तो मूर्त बुद्धि ऐसा नहीं कि उसमें अमूर्त बुद्धि नहीं पाई जाती, वो चिंतन नहीं कर सकते, विश्लेषण नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा उनमें मूर्त बुद्धि पाई जाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है, ऐसी मानसिक क्षमता जिससे मानव उसके सामने की चीज़ों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाकर उपयोगी बनाता है, उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? बताएंगे। मैंने आपको टूटा हुआ खिलौना दे दिया, वापस उसको आपने जोड़ दिया, कौन सी बुद्धि है? अरे मूर्त बुद्धि, जो सामने दिख रहा है उससे काम करना है, वो मूर्त होता है। आपको पता है मूर्ति, पता है मूर्ति जो दिखता है, और अमूर्त क्या होता है? जो नहीं दिखता। याद में बस इतना ही रखना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, एक दार्शनिक में निम्न में से कौन सी बुद्धि पाई जाती है? अब मुझे बताएंगे। सही आंसर अमूर्त होगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँ। दार्शनिक में अरे चिंतन से जुड़ता है ना, चिंतन मनन सृजन से जुड़ता है दार्शनिक, तो अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। उसके दिमाग में जो चलता है वो आप देख नहीं पाते हो। ठीक, कौन सी बुद्धि वाले व्यक्ति एक अच्छा राजनेता होता है? मुझे इसको बताओ। तो ये सामाजिक बुद्धि होता है। क्या होता है उसके पास? सामाजिक बुद्धि होता है, अच्छे से व्यवहार करने आता है ना, प्रभावशील उसका व्यक्तित्व होता है, तभी तो बनाता है। ठीक, और देता है, पैसा देता है, याद रखना है आपको। ठीक, आपके भावों को समझता है कि क्या क्या से घोषणाएं किया जाए। तो IQ का कॉन्सेप्ट हम लोग देखें, इसका सही आंसर स्टन हो जाता है, याद रखना। स्टन, मैं कॉन्सेप्ट को कहा है, याद रखना, फार्मूला में नहीं। स्टन ने सिर्फ इतना दिया था, MA/CA। वो कहता है कि हम लोग मेंटल एज और क्रोनिकल एज, मतलब एक करंट एज होता है CA, और MA मतलब आपको मेंटली आयु कितनी है। ऐसे करेंगे तो निकल जाएगा। फिर टर्मन आते नहीं भाई, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? 100 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके निकलेगा। तो टर्मन ने इसका क्या दिया है?
आपको याद रखना इसका फार्मूला दिया है, तो टर्मन इसके फार्मूला देते हैं। तो आईक्यू को फार्मूला किसने दिया? टर्मन ने दिया। तो आईक्यू को फार्मूला किसने दिया? यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिखा हुआ, तो लास्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन के साथ जाना है। टर्मन ने आईक्यू का फार्मूला दिया है। फादर ऑफ यूजिनिक्स करके एक चीज़ याद रखना, फादर ऑफ अच्छा इंटेलिजेंस टेस्ट, इसको करके आप याद रखना। बिने है, साइमन है, या फिर कौन है? फादर ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, टेस्ट आपको बोले तो बिने हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में इन लोग टेस्ट करते हैं, फिर उसके फार्मूला को उठा के एक दे देता है, कॉन्सेप्ट देता है, फिर उसमें परिवर्तन करके एक फार्मूला देता है। तो कॉन्सेप्ट किसने दिया? ईस्टर्न। फार्मूला किसने दिया? मैंने कहा टर्मन। फिर इंटेलिजेंस टेस्ट किसे कहा जा रहा है? बिने को कहा जा रहा है। याद रहेगा, ठीक बात है। और आपको फार्मूला याद होना चाहिए ना, जो हमने पहले देखा यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, ये पूछा जाता है MA/CA। MA मतलब मानसिक आयु बोल के आएगा, याद रखना। CA मतलब कालानुक्रमिक आयु बोलेगा, या फिर क्रोनोलॉजिकल एज बोलेगा, या फिर करेंट एज बोलेगा, इनटू 100 करके आएगा। ठीक है, इस प्रकार से निकलता है। यहाँ पे निकाल कर आप देख भी सकते हो, ठीक, लेकिन है ना, हम तो बोलेंगे भाई हमारा मेंटल एज ये है। ठीक बात है। ये तो रहा बिने, जो फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। नेक्स्ट मैं चलता हूँ। अगला है आपका बुद्धि लब्धि। इसके फार्मूला मुझे बताएंगे। अभी मैंने आपको जस्ट बताया है MA/CA × 100, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। IQ = है ना। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? द्विकारक सिद्धांत आपको बताना है किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने दिया, स्पीयरमैन ने दिया, बिने ने दिया। तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है, इसको स्पीयरमैन देते हैं। कौन देते हैं? स्पीयरमैन। ठीक है, किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। इनका कहना है कि इसके 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है G, एक होता है S। मैं अपने परिभाषा से बताता हूँ, मतलब मेरे को लेके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं महान हूँ, हम सब पढ़ रहे हैं। मेरे जैसे कोई इंसान आके, या फिर आप में से कोई पढ़ाए, आपको बोलता हूँ, आप पढ़ा रहे हो अभी, ठीक है, और आप पढ़ भी रहे हो, तो आपके पास क्या पढ़ाना स्पेशल फैक्टर नहीं है? पढ़ तो सब रहे हैं, लेकिन आप पढ़ा भी रहे हो। ठीक, मैं अपने आपको नहीं बोल रहा हूँ, है ना, तो आप अपने ऊपर भी ले लो, आप पढ़ा रहे हो, तो आपके पास दोनों फैक्टर है। जी फैक्टर भी है, जनरल फैक्टर, S फैक्टर भी है, स्पेशल फैक्टर। जनरल भी है, पढ़ भी रहे हो, पढ़ा भी रहे हो, तो स्पेशल फैक्टर हो जाता है। नेक्स्ट है ना, ये समझ में आ जाएगा ना, जो स्पीयरमैन वाला है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो बुद्धि में जन्मजात होता है, बताएंगे मुझे जन्मजात कौन सा होता है? यही मैं समझाते जा रहा हूँ। जो जी कारक है ना, ये जन्मजात होता है। जनरल फैक्टर है जो सामान्य होता है, ये जन्मजात होता है। विशेष कारक ये पर्यावरण से आपको है ना, पर्यावरण से प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि आप सीखते हो ना, यहाँ पे अभी आए हो, पढ़ रहे हो, कुछ सीख रहे हो सकता है ऐसे पढ़ाने लग जाओ तो स्पेशल है ना, आपको चीज़ अचीव हो जाएगी। तो वातावरण से प्राप्त हो रहा है, वो जन्मजात नहीं होती है। ठीक, सिर्फ पढ़ने को मत लेना एग्जाम्पल, बोलोगे सर पढ़ने वाला भी जन्मजात आ गया कि उधर से। ठीक है, तो वो बताने के लिए था। स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत, मतलब पहली चीज़ तो है भाई, त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने दिया। सही बात है। सिद्धांत में कौन सा तंत्र शामिल नहीं है? क्या व्यवहारिक है, सृजनात्मक है, विश्लेषण है? मुझे बताएंगे कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है। ठीक, तो इसके त्रितंत्र सिद्धांत में भाषा ही नहीं है। आपको याद रखना व्यवहारिक है, ठीक है, उसके बाद आप सृजनात्मक देखोगे, उसके बाद आप विश्लेषण। इस बुद्धि के ग्रुप फैक्टर थ्योरी के जनक कौन है? बताएंगे। ग्रुप फैक्टर का है, मैंने ग्रुप फैक्टर थ्योरी के जनक कौन है? गिलफर्ड है ना, थर्स्टन है, या फिर टर्मेन है? तो इसके थर्स्टन को आपको याद रखना है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी के सही आंसर हो जाएगा थर्स्टन। अभी इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बतलाए। इसको 7 PM कहा, उन्होंने PMA कहा, 7 PM कहा। मतलब इसका मतलब होता है कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ 7 प्रकार की बुद्धि बताए। वाचिक, बोध, संख्यात्मक, देशिक, प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्षिक बोलते हैं इसको। पढ़ो यार, नहीं आ रहा मेरे को। प्रत्यक्षिक नहीं बोलते हैं, प्रत्यक्षण वाला, प्रत्यक्षिक। शब्द प्रवाह, स्मृति, आगनात्मक। अब इसको एक्सप्लेन करने जाऊँ तो फिर कल ही एग्जाम है आपका। गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि के सिद्धांत में विषय वस्तु के अंतर्गत निम्न में से किसे नहीं रखा? अब मुझे बताएंगे। तो बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड के द्वारा भी दिया जाता है। इन्होंने मूल्यांकन को नहीं रखा है। किसको नहीं रखा है? मूल्यांकन को नहीं रखा है, इसको याद रखना। तो उनके अंतर्गत दृष्टि है, श्रवण है, शाब्दिक है। इसमें जाएंगे तो और बहुत कुछ है, याद रखना है ना। तो मूल्यांकन को नहीं रखा है। ठीक, नेक्स्ट है हम लोग चलते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? ग्रुप फैक्टर थ्योरी, याद रखना, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ठीक है, बहुबुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। H गार्डनर के साथ जाना। ये क्वेश्चन कई बार सीटेट हो गया, रीट एग्जाम में, है ना, जो एनालाइज करके क्वेश्चन लाया हूँ, ऐसे भी नहीं लाया हूँ, इसको भी याद रखना। H गार्डनर के बारे में आपको ध्यान में रखना है। बुद्धि बहुकारक की होती है, ऐसा ही कहते हैं कि एक कारक नहीं होता। और ये 8 क्षमताएं बताते हैं। इसमें भी भाषाई, तार्किक, स्थानिक, है ना, शारीरिक, ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पे, बहुत है ना, बहुत प्रकार के। आगे मैं जाऊँगा, कुछ आपको बताऊँगा। H गार्डनर का बुद्धि को लेकर क्या मानना है बताएंगे। बुद्धि मापन का व्यापक पैमाना IQ है। बुद्धि सभी में एक तरह की होती है जो उसे सामान्य कार्य में मदद करती है। बुद्धि में सिर्फ एक विशिष्ट गुण। आप बताओ भैया, बहुकारक सिद्धांत दे रहे तो हो ही नहीं सकता है दोनों चीज़।
ये भी मापन का व्यापक पैमाना, इसको मानते ही नहीं है। बुद्धि एक न होकर के बहुकारक मानते हैं, क्योंकि अभी अभी देखा ना बहुकारक की सिद्धांत किसने दी है? गार्डनर ने दी है। तो ठीक है, तो याद रखना है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। एच गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कौन सी बुद्धि शामिल नहीं है? भाई इनके द्वारा बोला जाता है, आपको ध्यान में रखना है, भाषाई बुद्धि होती है, तार्किक बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है, स्मृति बुद्धि, हाँ स्मृति बुद्धि नहीं होती, स्मृति बुद्धि को बोलते हैं कि ये इनके इसमें शामिल नहीं है। और ये क्या क्या होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं रखूँगा, देखता हूँ। यहाँ पे देखो, कोई विद्यार्थी, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो आप भाषाई देख रहे हो ना, ये चीज़ तो समझ जाओगे एक बार, भाषाई या तार्किक है, स्थानिक को मैं थोड़ा समझाऊंगा, इसको हम लोग एक बार देखते हैं। कोई विद्यार्थी स्वयं के मनोदशाओं का, भावनाओं को अच्छी तरह से समझ पाता है, स्वयं को, इसको ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? इसको इंग्लिश से पढ़ना, हिंदी में फंसोगे। इंट्रा और इंटर, इससे बस इसको पकड़ लेना। कल ही पढ़ाया था मैंने कंप्यूटर के बारे में, इंट्रा के बारे में। अगर कोई ऐसी उपकरण जो उसी संगठन के भीतर के लिए हो, ठीक है, तो उसको हम लोग इंट्रानेट कहते हैं। इंट्रा इसलिए कहा जा रहा है, तो याद रखना, जो स्वयं के भावनाओं को समझे, उसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, स्वयं के अंदर के भावनाओं को समझे तो उसको इंट्रा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंट्रा पर्सनल, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? इंट्रा बोलेंगे, याद रखना। तो इंट्रा इंग्लिश में पढ़ना, इंट्रा लिखाया रहेगा तो उसको मारना। और जो इंटर क्या हो जाएगा, अब दूसरे की भावनाओं को समझना है, उसको इंटर बोलेंगे। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, जनरली इंटर ही मार दिया जाता है, इंटर नहीं होता है, भीतर स्वयं के लिए इंट्रा होता है, आपको याद रखना है। तो इसमें हिंदी में इसको मैं खुद ही फंस जा रहा हूँ, अंतरा बोलेंगे कि अंतर बोलेंगे, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में देखना है यार, ठीक है, मैं खुद ही फंस जा रहा हूँ इस ऑप्शन को देख के, इसलिए मैं बोला, सोचो मैं खुद ही फंस जा रहा हूँ। इसको अंतरा बोलेंगे क्या? ठीक, एक बार देख लेना, ठीक है। तो इंट्रा मैं बता दिया हूँ, फिर कह रहा हूँ इंट्रा आपको इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है अगर ऐसे वाला क्वेश्चन आता है तो, ठीक है, इंग्लिश ऑप्शन के साथ जाना है। मैं इसको खुद ही भूल गया। नेक्स्ट है, अब यहाँ भी वही है, एच गार्डनर सिद्धांत का कोई विद्यार्थी दूसरे की मनोदशा में भावनाओं को अच्छी तरह समझ पाए। अब ये दूसरा का है, इसमें इंग्लिश इसको भी पढ़ लेना, इंटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मेरे ही है ना लाले पड़े हैं, मैं खुद ही हिंदी में यहाँ पे लुढ़क गया हूँ। अंतरा है कि अंतर है, लेकिन अंतरा मेरे को लगता है इंट्रा अंतरा होना चाहिए, है ना। लेकिन देखना एक बार, मैं इंटर बोल रहा हूँ भाई, है ना, दूसरे को समझना इंटर है। अब सोचो रहे इंटरनेशनल नहीं बोलते हैं तो क्या सिर्फ इंडिया के लिए बोलते हैं क्या? नहीं, तो ऐसे भी इसको पकड़ सकते हो। इंट्रा मैं कह रहा हूँ खुद के लिए होता है, इंटर फिर कह रहा हूँ दूसरे के लिए समझें तो होता है, ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन है, खाली जगह में एक घर के डिज़ाइन करने वाले वास्तुकार में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? आपका स्थानिक बुद्धि। ये स्थानिक बुद्धि हो जाएगा, क्योंकि इसमें बताता हूँ कल्पना की शक्ति, मतलब आप कल्पना करके वहाँ पे बना रहे हो, ठीक है। तो सोचो जैसे एक पेंटर को जस्ट इमेजिन, आप पेंटर कैसे होता है भाई, जाएगा खाली दीवार रहेगा, वहाँ पे चित्र बना देगा, क्योंकि उसके पहले क्या है, उसके दिमाग में चित्र बनी हुई है, कल्पनाशील है। हालांकि अब बोलोगे सर दूसरे भी तो हो सकते हैं, लेकिन उसमें जनरली ये वाला ज़्यादा पाया जाता है, अमूर्त, जो आपकी स्थानिक बुद्धि है, तो इसको स्थानिक कहेंगे। आपका घर खाली होता है, फ्लैट होता है, एक मैदान होता है, आप वास्तुकार को बुलाते हो, आता है और उसके लिए एक रूपरेखा तैयार करके नहीं, इस प्रकार से बनाएंगे और वैसे ही बन जाता है, सोचो। तो उसको स्पेशल इंटेलिजेंस या फिर स्थानिक बुद्धि कहा जाता है। फर्स्टली आप इसको एक बार करेक्ट कर लो, एक चीज़ बस यहाँ पे कर लेना, है ना, इसको सत्य कथन की पहचान करो, लिखो, ठीक है। और मैं इसको एकदम थोड़ा जल्दी दे रहा हूँ यार, मेरे पास टाइम नहीं है, अब भी भगने वाला हूँ, सच बता रहा हूँ। मैं तो सोच रहा था बस यहीं ख़त्म कर दूँ, 50-60 जो क्वेश्चन बन गया उसको दे दूँ अब तक जो बना, बट इन लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग आपको इतना टाइम देते हैं, आप जल्दी इसको कर लो, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ, है ना, थोड़ा क्विक करूँगा, आप समझते रहिएगा। आपको समझा चुका हूँ यार, है ना। तो चलो क्वेश्चन की ओर जाते हैं। समावेशी शिक्षा के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? ऐसे करना, सामान्य एवं विशिष्ट बालक को पृथक पृथक शिक्षण देना है। क्यों पृथक देना है भाई? भेदभाव तो कंप्लीट हम लोग खत्म करने वाले हैं, आपको समझ में आ रहा है ना, खत्म करें भेदभाव, इसलिए तो हम लोग इस शिक्षा को लाए हैं। सलमान का सम्मेलन आपको पता होगा, ठीक, स्पेन का। बालकों को उनके विद्यालय अभिलेखों के अनुसार, मतलब कितने नंबर आप लाए हो इस हिसाब से क्यों दें वहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी नहीं हो सकता है, आपको याद रखना है, दाखिला वैसे नहीं देना है, सीधा आ जाना किसी भी आधार पे बिना भेदभाव के। ये इसका सार है, आत्मा है समावेशी शिक्षा का, कोई भेदभाव नहीं करना है, सभी बालकों को एक ही छत के नीचे एक ही स्कूल में शिक्षा देना। समावेशी शिक्षा के संबंध में सलमान का विश्व सम्मेलन कब हुई थी? बताएंगे। ये हुआ था भैया 1994 में, आपको याद होगा कब हुआ था, 1994 में होता है। सलमान का है एक पक्का है, इसका एडिटिंग टाइम पे आपको ईयर आ जाएगा सामने में ब्लिंक करता हुआ, मैं कुछ नहीं रखूँगा अपने पास में, ठीक है। तो याद रखना जून 1994 दिमाग में आ रहा है, सलमान का है, स्पेन में हुआ है। यहाँ पे निर्णय लिया जाता है, अंतिमतः मैं पहुँचता हूँ कि भाई है ना, जो पिछड़े बालक हैं, जो मंदबुद्धि बालक हैं, जो है ना पैरों से है, आँखों से, सब चीज़ जितना होता है, विशिष्ट बालक की श्रेणी में जो आ रहे हैं, उनको हम लोग सामान्य बालक के साथ एक साथ शिक्षा दें। समावेशी शिक्षा में कौन से बालक सम्मिलित होते हैं? ठीक है, समावेशी शिक्षा में कौन से बालक सम्मिलित होते हैं? सभी होते हैं, कोई भेदभाव है ही नहीं। विशिष्ट बालक भी आएगा, सामान्य बालक भी आएगा,
मंदबुद्धि बालक भी आएगा, सभी आएंगे। ठीक, तो याद रखना उपयुक्त सभी इसमें आता है। अरे क्या हो गया। ठीक, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा से संबंधित नहीं है? सभी प्रकार के बालकों को समान रूप से शिक्षा देना। भाई समान रूप से ही देना, सार बोला ना भाई, सार सभी को देना है, समान रूप से शिक्षा देना, कोई भेदभाव नहीं करना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो अतिरिक्त सहायता क्यों नहीं दोगे? अतिरिक्त सहायता बताओ, वो चढ़ नहीं पा रहे, व्हील चेयर ला देंगे, हल्का देख पा रहे हैं उसके लिए प्रकाश की व्यवस्था करेंगे, समझ पा रहे हो ना, ऐसे समझाया था मैं। सही बात है। सभी बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना है, तभी तो भाई वो इंसान डरे ना, मुख्य धारा से जोड़ें उसको, आत्मनिर्भर बने वो। विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों हेतु अलग 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 3 बार अलग लिखा गया, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ एक शब्द को स्कूल की स्थापना करना, अलग अलग स्कूल्स की स्थापना नहीं करना है, ये भैया है ना संबंधित नहीं है समावेशी शिक्षा से, आपको ध्यान में रखना है। ठीक बात है। नेक्स्ट चाहता हूँ, प्रतिभाशाली बच्चे या फिर बालक की विशेषता नहीं है, बताएंगे। ये बालक किसी भी कार्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जो प्रतिभावान है, प्रतिभाशाली, ध्यान अधिक केंद्रित करेगा, प्रतिभाशाली है तभी तो है। अधिक जिज्ञासावादी होता है, बिल्कुल होता है, उद्देश्य केंद्रित होता है, उसका गोल वो फोकस्ड होता है, भाई मुझे एक गोल है ना करना है। व्यवहारिक ज्ञान के धनी होते हैं, बिल्कुल व्यवहारिक ज्ञान उसमें ज़्यादा होता है। समाज के प्रति भाई ये इसके लिए गलत हो जाएगा विशेषता, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तटस्थ क्यों होंगे समाज को लेके, ना ही नकारात्मक होता है ना ही तटस्थता होती है, सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, आपको ध्यान में रखने। मंदबुद्धि वाले बालक की विशेषता कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है बताइए? मंदबुद्धि वाले बालक की विशेषता, इनकी IQ 70 से कम होता है। शारीरिक, आप देखेंगे शारीरिक आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति नहीं कर पाना, ठीक है। किसी कार्य पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना। अमूर्त चिंतन की योग्यता, भाई आप ना मंदबुद्धि वाले हैं तो ये सभी इसके लिए सही हो जाएगा, ठीक है। शारीरिक आवश्यकता अभिव्यक्ति अच्छे से नहीं कर पाएगा, किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित ज़्यादा टाइम तक नहीं कर, भाई मंदबुद्धि है, ठीक, याद रखना है। तो अमूर्त चिंतन की योग्यता अधिक कैसे होगा? ये विशेषता नहीं है। अमूर्त चिंतन इतना कैसे कर रहे हैं भाई? वो दार्शनिक लोग करते हैं, चित्रकार लोग करते हैं, समझ रहे हो, ठीक। तो ये तो ऐसी पकड़ में आ जाता है। मंदबुद्धि वाले बालक है तो शिक्षा व्यवस्था क्या होनी चाहिए? क्या करोगे आप एक टीचर हो, बताओ क्या करोगे? पृथक कक्षाओं का आयोजन बिल्कुल होनी चाहिए, हालांकि ऊपर से ही आदेश आएगा, ठीक। पृथक कक्षाओं का आयोजन बिल्कुल करेंगे भाई, पृथक हम लोग बिठा के पढ़ाएंगे, ठीक है। हस्तशिल्प, स्किल एजुकेशन, ये एक तरीका हो सकता है उनको दी जाए, ठीक बात है। पाठ्यक्रम को बार बार दोहराया जा सकता है, भाई आप एक बार में ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, 2 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, आ जाएगा। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, पिछड़े बालकों की पहचान निम्न में से किसके माध्यम से कर सकते हैं? किस माध्यम से कर सकते हैं बताओ? एक्चुअल ना पिछड़े बालक है, इसमें मंदबुद्धि मत पकड़ लेना। पिछड़े बालक मतलब आपको ये समझना है कि सामान्य बालक है, ये आप हो, पिछड़े बालक है, मान के चलो आप सामान्य हो, ये भी सेम आप ही की तरह ही है, समझ में आया? ये सेम आप ही की तरह ही है, बस इनकी प्रॉब्लम है आर्थिक स्थिति, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इनकी प्रॉब्लम आर्थिक स्थिति है, इनकी प्रॉब्लम और कुछ स्थिति है, इनकी प्रॉब्लम। तो ये शैक्षिक लब्धि इनकी एक तरीका हो सकता है मापने का, बुद्धि लब्धि नहीं, क्योंकि वो सामान्य की तरह ही है तो बुद्धि लब्धि सेम आ सकती है, इसको याद रखना, शैक्षिक लब्धि। किसी कक्षा में दृष्टि बाधित बालक हो तो उनकी शिक्षा हेतु क्या करनी चाहिए? दृष्टि बाधित है, ब्रेल लिपि का प्रयोग करोगे। आंशिक दृष्टि बाधित हो तो उचित प्रकाश का व्यवस्था करोगे। क्रूजवेल एक मशीन होता है ना, याद रखना, ये करोगे तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, पृथक कक्षाओं का आयोजन किन बालकों के लिए की जाती है? किन बालकों के लिए की जाती है बताओ? पृथक कक्षा का आयोजन क्या प्रतिभाशाली के लिए करेंगे, सामान्य के लिए करेंगे? अच्छा, इसमें ध्यान रखना यार, ये ना दोनों बालक के लिए आएगा, ठीक है। ऑप्शन में छुपा था आपका, ये दोनों बालक के लिए, प्रतिभा के लिए भी हो जाएगा, मंदबुद्धि के लिए भी हो जाएगा। अलग अलग कक्षा भाई, हम लोग और निखारना है, प्रतिभाओं के लिए एक अलग से कक्षा हो सकती है, मंदबुद्धियों के लिए हो सकते हैं, पृथक कक्षा आयोजन हम लोग कर सकते हैं, ठीक बात है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला है, निम्न में से किन संकेतों से पहचान सकते हैं कोई बालक सृजनशील है? क्रिएटिव कैसे है भाई? वो सृजनात्मकता में और पढ़ाया हूँ इसको, ठीक बात है। स्वकेंद्रित होता है, जोखिम, बिल्कुल जोखिम जरूर लेगा भाई, जो क्रिएटिव होता है ना जोखिम लेगा, कूदेगा छत से घर में जाके, ठीक है। स्वकेंद्रित होना, वो मजाक कर रहा हूँ भाई, वो स्वकेंद्रित होगा ना, स्वयं को रख के देखेगा, ठीक है। कुछ करना है तो स्वयं को करेगा वो, ठीक बात है। दूरदर्शी होगा भाई, सामने के चीज़ों को देख पाएगा। दूरदर्शी का मतलब ये नहीं ना सामने की चीज़ों को देख पाएगा, मतलब आगे भावी क्या होने वाला है, हाँ इसकी बात मैं कर रहा हूँ। दूरदर्शी। परंपरावादी होगा, नहीं होगा भाई, परंपरा के अनुसार जाएगा तो क्रिएटिव कैसे करेगा? आपके परंपरा में ऐसे ही जाना है, वो ऐसे ही जाएगा तो क्रिएटिव कैसे करेगा? वो ऐसे जाएगा ना टेढ़ा मेढ़ा तो क्रिएटिव करेगा, तो याद रखना 1 2 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। शैक्षिक लब्धि का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो बर्ट का नाम आपको याद रखना है। ये बोलते हैं भैया एम ए की जगह हम लोग ई कर लेते हैं, मतलब शैक्षिक जो उनकी है ना वो है एज है वो कर लेते हैं, और नीचे आपका क्रॉनिकल एज आएगा 100 कर देंगे तो निकल जाएगा। ये इनकी उपलब्धि मतलब शैक्षिक लब्धि ये देते हैं, ठीक है। पिछले बार के लिए मैं बताया था ना अभी,
शैक्षिक उपलब्धि एक हो सकती है मापन के तरीके। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है सभी बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। बताओ भाई बताओ, ये आराम से शिक्षा की मुख्य धारा से सभी को जोड़ना है तो उद्देश्य है। प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना है। विशिष्ट बालकों की फैली भ्रांतियाँ दूर करना। भाई विशिष्ट बालकों नहीं बैठे हम लोग जाएंगे तो हमारे साथ कैसे सलूट किया जाएगा, तो उनके अंदर जो फैली है ना बालकों की इनके बारे में फैली होती है ना, ये बच्चों की भी दूर करना रहता है और फैली इनके बारे में भ्रांतियाँ हैं इसको भी दूर करना, ये इसका उद्देश्य होता है। पिछड़े वर्ग से आए बच्चों को अलग से शिक्षा क्यों करेंगे, अलग से शिक्षा भाई अब तक क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा से विशेष आवश्यकता वाले बालक लाभान्वित होते हैं। ये बिल्कुल होते हैं। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता इसलिए है ताकि शैक्षिक एकीकरण हो सके। दोनों कथन बिल्कुल सही है भाई, है ना। समावेशी शिक्षा से विशेष आवश्यकता वाले बच्चे लाभान्वित होते हैं। ए बी दोनों सही है। सिर्फ बच्चे ही नहीं होते भाई, उनके माता पिता को भी इससे लाभ हो रहा है, सब चीज़ से मिल रहा है ना। मैं इसको ABC मार रहा हूँ, ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन ABC इसका सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं देखूँ समावेशी शिक्षा से विशेष आवश्यकता वाले बच्चे लाभान्वित हो। भाई जो ऐसी सामान्य बच्चा वो भी तो लाभान्वित होता है, वो सीख रहा है ना, सौहार्द वो नहीं बोलते, सहयोग सौहार्द ये सब चीज़ सीख रहा है, वो समझ में आ रहा है, ठीक, तो ये लाभान्वित तो होते हैं भाई। शैक्षिक एकीकरण के लिए भी बिल्कुल जरूरी है। समावेशी शिक्षा से किन बालकों को आवश्यकताओं को पूरी करती है, मतलब किन बालकों की आवश्यकताओं को पूरी करती है। समावेशी शिक्षा से होती क्या है? दृष्टिबाधित बालक, वाणी दोष बालक, प्रतिभाशील बालक, सामान्य बालक, बताएंगे। ये भी है ना, CD ये सही हो जाएगा आपका। तो इसका सही आंसर सभी है ना भाई। प्रतिभाशील बालक भी है ना, सहयोग सीख रहा है, भावना सीख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन आज का। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है कि सामान्य बालकों से अलग करके अलग शिक्षण संस्थान में शिक्षण दी जाए, बताइए क्या जरूरी है? नहीं। उनको केवल और केवल व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, सिर्फ वही दोगे? नहीं। सामान्य बालकों के साथ एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाए, उन्हें किसी भी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। भाई ये तमाचा मारो ऐसे, हालांकि ऑप्शन वही बनाया हूँ सारे, है ना, कैसे नहीं होगा। तो याद रखना इसका सही आंसर ये है ना, ये सभी गलत है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा था जो ऑप्शन बनाया उसको तमाचा मारो, बनाया वही हूँ। विशेष ज़रूरत वाले बालक कक्षा में आता है तो क्या करना चाहिए? एक विशेष ज़रूरत वाला आ गया, विशिष्ट बालक मतलब समझ पा रहे हो ना, विशेष ज़रूरत सिर्फ ये नहीं कि भाई सिर्फ वही है वो है, सभी तरफ से, जैसे कोई पैर वैर वाला है, ये बहुत सब कुछ वहाँ पे आप जोड़ दो, ठीक है। विशिष्ट बालक, सभी व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज कर दोगे। क्या करना चाहिए? सभी सांस्कृतिक भिन्नताएं मिटाने के लिए कार्य करना चाहिए। मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं है, जो सीख सकते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए। भाई जो सीख सकते हैं सिर्फ उन्हीं पे क्यों ध्यान केंद्रित करोगे, क्यों कोशिश नहीं करोगे? सभी सांस्कृतिक भिन्नताएं मिटाने की, भाई सांस्कृतिक भिन्नता और सभी व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजर नहीं, मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं है, वो कमी नहीं है, ठीक है। सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होती है, याद रखना। ये इस क्वेश्चन को मैंने हुबहू उठाया, मैं बताता हूँ तो आपको, रीड से मैंने जहाँ तक इसको उठाया, ठीक है। एक समावेशी शिक्षा में किस पद्धति का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चों को सीखने में आसानी हो? क्या का प्रयोग करोगे? सहयोग अधिगम, मानकीकृत निर्देश, सख्त मूल्यांकन। भाई सख्त क्यों करोगे भाई? सख्त मूल्यांकन प्रणाली ये नहीं हो सकता है, अरे नहीं हो सकता ना, टिक नहीं मार रहा हूँ। मानकीकृत निर्देश नहीं कर सकते, सहयोग अधिगम आपको याद रखना है, सॉरी गोदागादी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक प्रतिभाशाली बालक निम्न में से कितनी IQ वाला होता है? 75 से 80 होता है, 90 से 110 होता है, 125 से 140। इसको मैं कमेंट के लिए रखता हूँ क्या भाई, ठीक है, कमेंट मेरे को करके बताओ तो, ठीक। एक प्रतिभाशाली बालक निम्न में से कितनी IQ वाला होता है? विशिष्ट बालक वे हैं जो पहला औसत या सामान्य बालकों की तरह सीखते हैं, वैसे सीखते हैं। शारीरिक मानसिक बौद्धिक रूपेण सामान्य बालकों की तरह होते हैं। शारीरिक मानसिक बौद्धिक रूपेण सीखने की दृष्टि से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। उपरोक्त सभी बताओ कौन होते हैं भाई? शारीरिक दृष्टि से, मानसिक बौद्धिक रूपेण सीखने की दृष्टि से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं ना, इन्हीं विशिष्ट बालक कहा जा रहा है। औसत सामान्य बालकों की तरह सीखते तो फिर इनको विशिष्ट बालक क्यों कहते हैं अपन लोग? तो थोड़ा है ना लगाना है अपनी भी। एक पिछड़ा बालक की पहचान हेतु संकेत हो सकते हैं: आत्मबल में कमी, निम्न तार्किक स्तर, जिज्ञासु नहीं होना, सकारात्मक प्रवृत्ति, ठीक है। क्या हो सकता है बताओ? तो इसका जो सही आंसर है ना ABC होना चाहिए। मैं बताता हूँ, आप बोलोगे सर सकारात्मक प्रवृत्ति नहीं होती उसमें। इसमें सकारात्मक प्रवृत्ति का मतलब है, याद रखना, जैसे क्लास बंक कर दे रहा है भाई, भाग रहा है, क्लास बंक कर रहा है, होमवर्क दिए वो नहीं कर रहा है। मैं पिछड़े होने के कारण सिर्फ आर्थिक कारण नहीं हो सकता, क्लास बंक करना, होमवर्क नहीं करना, बहुत कुछ है ना, आर्थिक कारण भी तो इसमें है ही।
ये सब चीज़ कर रहा है तो नकारात्मक प्रवृत्ति इसमें ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए पिछड़ता है। बालक सामान्य ही है, दिमाग वैसी है भाई, उसका याद रखना है ना, बट है जैसे कि हम हैं, ठीक है। डिसलेक्सिया वाला बालक में कौन सा विकार पाया जाता है? ठीक, तो ये पढ़ने में विकार होता है, ठीक है। मैं कुछ कुछ दे देता हूँ, इसको समझाने जाऊँ तो बहुत कुछ यार, इसमें मोटर डिसऑर्डर पाया जाता है, सब चीज़ों को क्लास में बताया था, ठीक है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं बताता हूँ, कुछ कुछ देता हूँ, बस इतने ऐसे ही तो क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे देखो आप, ये बिल्कुल सही है, लिखने में जो विकार, ये अधिगम असमर्थी बालक के लिए है, याद रखना है ना, ठीक। लिखने में विकार जो पाया जाता है डिसग्रेफिया, याद रखना है। पढ़ने में विकार डिसलेक्सिया, गणितीय कौशल में विकार डिसकैल्कुलिया, और वाक विचार इसमें है ना, इसको रॉन्ग करना, मतलब सुमिलित ये नहीं है। इसके लिए आपको डिस्फेजिया आपको याद रखना है। तो ये विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।